हेलो। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। प्यारे बच्चों, सेशन 3 हम लोग लेने जा रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। स्टार्ट करते हैं। लास्ट हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, एक बार अपन इसको चीज को चेकआउट कर लेते हैं। अब हमें, अच्छा, सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र हम निकाल चुके थे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए एम्पियर के परिपतीय नियम के जो और अनुप्रयोग हैं, आगे के अनुप्रयोग हैं, उनको डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो ग्रंथशाला का पेज नंबर 13 के आसपास आप खोल लें। तो ग्रंथशाला का पेज नंबर 13 आप ओपन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी ऐसे है, पेज नंबर 13 पे क्या लिखा है। लंबे बेलनाकार ठोस धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। लंबे लंबे बेलनाकार ठोस धारावाही चालक, लंबे बेलनाकार ठोस धारावाही चालक, ठोस धारावाही चालक, लंबे बेलनाकार ठोस धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चलो, तो लंबे बेलनाकार ठोस धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। एक मिनट यार। एक बेलनाकार चालक है ऐसे, एक ऐसे बेलनाकार चालक है। इस बेलनाकार चालक में से करंट प्रवाहित हो रही है ना। इस बेलनाकार चालक में से क्या प्रवाहित हो रही है? करंट प्रवाहित हो रही है। चलो, अगर इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है तो इसकी एक्सिस कहां पर होगी बेटा? सोचो सर, एक्सिस तो ये रही। हमें इस एक्सिस के अलग अलग डिस्टेंस पे चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर इस बेलन में से करंट प्रवाहित हो रही है
तो करंट हमेशा क्रॉस सेक्शन एरिया से निकलती है, मतलब करंट हमेशा अनुप्रस्थ काट से निकलती है। तो ऐसे एंटर करेगी और ऐसे एग्जिट करेगी। तो करंट हमेशा अनुप्रस्थ काट से निकलती है ऐसे। तो यहां से करंट ऐसे अंदर एंटर करेगी, यहां से करंट ऐसे एग्जिट करेगी। ठीक है, ठीक है सर। अब हम सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र की गणना करते हैं बाहर स्थित बिंदु के लिए। तो बाहर स्थित बिंदु के लिए कैसे करेंगे देखना। ठीक है, लेट्स सी कि बाहर स्थित बिंदु को अपन कैसे कर सकते हैं। मान लो इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे बाहर एक बिंदु स्थित है P, यहां पर। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक ऐसा एम्पियर का लूप मानना पड़ेगा जो इस पॉइंट P से पास हो रहा है या इस पॉइंट P को रख रहा है अपने अंदर। तो मैंने क्या किया, मैंने एक गोले के रूप में एम्पियर का लूप मान लिया ऐसे। मैंने एक गोले के रूप में एम्पियर का लूप मान लिया ऐसे। ये एम्पियर का लूप मान लिया ऐसे गोले के रूप में। ठीक है, और आप ये बोल सकते हो कि ये जो बेलन है उस बेलन को चारों तरफ से ऐसे मैंने समेट दिया एक गोले से। ठीक है, यहां पर डीएल वेक्टर कैसे होगा सर, आपका गोला कैसे ऐसे है ना, तो इसका एक छोटा सा अल्पांश होगा डीएल। तो डीएल ऐसे होगा, ये छोटा सा डीएल होगा। अगर मैं ये बोलूं कि यहां पे चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगी बेटा, तो चुंबकीय क्षेत्र को समझने की कोशिश करें। अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो यूं होगा चुंबकीय क्षेत्र ऐसे। तो चुंबकीय क्षेत्र आपका ऐसे होगा, इस तरीके से ऐसे होगा चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें कुछ कंफ्यूजन आ सकता है कि सर ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम भ्रमित कर रहा है। ये डायग्राम ऐसे एक्सप्लेन करना चाह रहा है जैसे चुंबकीय क्षेत्र इस बोर्ड के तल में हो। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये चुंबकीय क्षेत्र इस बोर्ड के तल में नहीं है। ये चुंबकीय क्षेत्र जो है बेटा वो इस बोर्ड के तल में नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ये आपका चालक तार है, इस चालक तार के कारण ऐसे आपने इसको बंद कर रखा है। अब ये जो करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र ऐसे उत्पन्न हो रहा है। तो इस रिंग का अल्पांश भी ऐसे है और चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे है। तो वास्तव में इस बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। हाँ, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री जरूर बन रहा है, ये बात सत्य है। एक बात और है बेटा, वो भी समझो कि एम्पियर का परिपतीय नियम अगर अपन लगाएं तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, बाहर स्थित कोई बिंदु है, इसके लिए लगाएं तो इंटीग्रेशन ऑफ एम्पियर के परिपतीय नियम से एम्पियर के परिपतीय नियम से म्यू नॉट बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन किसके इक्वल आएगा, म्यू नॉट सिग्मा ई के इक्वल आएगा। याद है कि भूल गए, म्यू नॉट सिग्मा ई का मतलब क्या होता है, सिग्मा ई का मतलब होता है एम्पियर के बंद पथ के अंदर कितनी धारा है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बी डीएल कॉस 0, क्योंकि बी और डीएल के बीच में एंगल 0 डिग्री है, इंटीग्रेशन पूरी सरफेस के लिए, बराबर इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू आई। क्यों, क्योंकि परिपथीय अगर अपन एम्पियर का पथ देखें तो एम्पियर के पथ के अंदर पूरा बेलन है। ये जो एम्पियर का पथ है बेटा ऐसा, इस पूरे एम्पियर के पथ के अंदर पूरा बेलन है और बेलन में से करंट कितनी बह रही है, बेलन में से करंट बह रही है स्मॉल आई। क्लियर। अब यहां से cos 0 तो आपका 1 हो जाएगा, तो ये हो गया इंटीग्रेशन बी डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू आई, बी बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल पूरी सरफेस के लिए। अब पूरे एम्पियर के पथ का इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल आ जाएगा 2 पाई आर, तो ये हो गया बी इंटू 2 पाई आर
बराबर म्यू नॉट इंटू आई। तो यहां से B बराबर आपका आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ऐसे। डन। क्लियर? मस्त एकदम, समझ आ गया? बिल्कुल आ गया सर। अब देखते हैं सतह के ऊपर कैसे होगा। ये एक सवाल के रूप में हर किताब के अंदर है, तो इसको करके जरूर जाना है। टॉपिक कोई छोड़ नहीं सकता, ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी, कोई भी बच्चा इस टॉपिक को छोड़ नहीं सकता गलती से भी। कारण बताऊं, ये आपके उसमें है बेटा, एक सवाल दिया हुआ है इस पे, तो छोड़ के मत चले जाना, प्रॉब्लम हो जाएगी, पंगा हो जाएगा, आ जाएगा एग्जाम में। अब अगर आप यहीं कर देता हूं, केस सेकंड, सतह पर स्थित बिंदु के लिए क्या होगा? सतह पर स्थित बिंदु के लिए, अब यार इसमें तो टेंशन है नहीं, स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल आर के। तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, तो वहां से बी बराबर कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई कैपिटल आर, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई कैपिटल आर। डन। सर 0 डिग्री कैसे? वापस समझाता हूँ। ये वायर है, मैं वही समझा रहा था बेटा स्टार्टिंग में। ऐसे एम्पियर का लूप बनाया आपने, ऐसे, तो इधर ऐसे आ रहा है अल्पांश, ऐसे अल्पांश आ रहा है, ये एम्पियर का लूप ऐसे, तो ये ऐसे अल्पांश है, धारा ऐसे बह रही है, यूं चुंबकीय क्षेत्र भी उसी डायरेक्शन में है, तो अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री, ऐसे। डन है? ये हो गया सतह पर। तो सतह पे तो लोड है ही नहीं भाई, सतह का मतलब यही था ना, जैसे अगर आप सतह पे आ जाते हो, तो सतह पे आने से थोड़ा समझो, स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल आर, ऐसा है, ठीक है। ये लंबे बेलनाकार ठोस धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र बाहर स्थित बिंदु के लिए सतह पे हो गया। अब देखो अंदर स्थित बिंदु के लिए, थर्ड, अंदर स्थित बिंदु के लिए ये त्रिज्या है कैपिटल आर, ठीक है, और अपने अंदर एक पॉइंट ले लिया, ये वाला स्मॉल आर, तो स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो हमें वास्तव में करना क्या है बेटा? हमें वास्तव में ये करना है कि सेंटर लाइन से, अक्ष जिसको बोलते हैं, स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमें एक एम्पियर का लूप बनाना पड़ेगा जो इस पॉइंट को अपने अंदर समा के रखे। ठीक है सर, बना देंगे। तो एम्पियर का अगर मैं यहां पे एक लूप बनाता हूं जो इस पॉइंट को अपने अंदर समा के रखे, तो वो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा वो। ठीक है, ठीक है सर। तो अब इस छोटे से लूप के अंदर जो करंट आ रही है, हमको उसके कारण इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र देखना होगा। मजे की बात बस यही है, वैसे जो करंट आई जा रही है वो पूरे अनुप्रस्थ काट से जा रही है, इस पूरे अनुप्रस्थ काट से आई करंट जा रही है। अगर मैं वैसे दिखाना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस पूरे अनुप्रस्थ काट से जो करंट जा रही है वो है आई। तो इतने से हिस्से से जो करंट जाएगी, इतने से हिस्से से जो करंट जाएगी वो है, मान लेते हैं, आई डैश।
थोड़ा दिमाग में लेके चलना। इतने से हिस्से से जो करंट जा रही है वो आई डैश है, और इस पूरे हिस्से से, मतलब इस पूरे अनुप्रास काट से जो करंट जा रही थी वो आई है। सर लॉजिक तो वही लगेंगे। अंदर आपने एम्पियर का लूप लिया, अंदर जो करंट है उस एम्पियर लूप के अंदर जो करंट है वो ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र यूं आएगा, बिल्कुल सही। तो यहां पे भी जो आपका डीएल वेक्टर होगा वो इसके साथ ऐसे होगा, और चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे ही होगा। तो डीएल वेक्टर भी ऐसे ही और चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे ही। सर एंगल तो यहां पर भी 0 डिग्री ही आएगा ना? हाँ बेटा, सही कह रहे हो, एंगल तो यहां पे भी 0 डिग्री ही आएगा। शानदार, शानदार सर। तो चलो सर एम्पियर का नियम लगाते हैं, अपन लगाते हैं बेटा। तो एम्पियर के परिपतीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या बोलता है? सोचिए सर, एम्पियर का परिपथीय नियम बोलता है म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। मतलब चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस एम्पियर लूप के अंदर जो धारा है उसके और म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। चलो लगाते हैं कंसेप्ट। तो यहां से आएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कॉस थीटा। कॉस कितना है बेटा? सर थीटा तो 0 डिग्री है, वेरी गुड, बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। बेटा करंट कितनी है चेक करो। सर करंट तो इसके अंदर आई डैश है, वेरी गुड, तो करंट केवल कितनी है? आई डैश है। तो यहां से cos 0 1 होता है, b बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl बराबर म्यू नॉट इंटू आई डैश। आई डैश क्यों लिया, समझ आ गया ना? केवल इस छोटे से इस अनुप्रस्थ काट से कितनी करंट जा रही है वो मान लेते हैं आई डैश है। पूरे से जा रही थी आई, पूरे से जा रही थी आई, और इससे जा रही है आई डैश। ये लॉजिक है बेटा। चलो तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल को अपन क्या रख सकते हैं? 2 पाई आर रख सकते हैं। तो b इंटू 2 पाई आर बराबर होगा म्यू नॉट इंटू आई डैश। तो यहां से b बराबर कितना होगा? म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2 पाई आर। पर सर अभी भी थोड़ा सा फीलिंग गुड नहीं आ रही। आई डैश आपने किसी और के रूप में लिख दो ना सर, जो हमें पता है उसके हिसाब से आई डैश को लिख दो ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमें जो पता है, जिन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं उसके हिसाब से आई डैश लिख दोगे तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। हाँ ठीक बात है, ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। चलो एक बात बताओ, इस पूरे क्षेत्रफल का मान कितना हुआ? जैसे अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो करंट एक कैपिटल आर क्षेत्रफल के, कैपिटल आर त्रिज्या के गोले में से जा रही है। अगर मैं इसको यहां से देखूं, ऐसे देखूं, तो स्मॉल आई करंट जो है वो किस में से जा रही है? स्मॉल आई करंट एक कैपिटल आर के गोले के पूरे क्षेत्रफल में से जा रही है। मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा कितनी है? सर इस क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा तो आई है, बिल्कुल सही। तो एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा कितनी होगी, सोचो। सर एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा कितनी होगी, जरा सोचो। सर आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बिल्कुल सही। एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा इतनी होगी। हमें कितने क्षेत्रफल से धारा चाहिए? हमें धारा चाहिए इस छोटे से क्षेत्रफल से, हमें धारा चाहिए इस छोटे से क्षेत्रफल से। ये कितना है? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर क्षेत्रफल से धारा कितनी होगी? पाई स्मॉल आर स्क्वायर क्षेत्रफल से धारा कितनी होगी? पाई स्मॉल आर स्क्वायर क्षेत्रफल से धारा का मान होगा आई इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, है ना? अब ये पाई से पाई कट गया, तो ये आ गया आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और ये बराबर होगा आई डैश के। मिल गया। उस छोटे से क्षेत्रफल में कितनी धारा है, क्या वो आपको प्राप्त हो गया? हाँ सर मुझे बिल्कुल बढ़िया से प्राप्त हो गया। चलो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो फटाफट। तो b बराबर आ जाएगा म्यू नॉट आई डैश कितना है? आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। सही कर रहा हूँ क्या मैं?
टू पाई स्मॉल आर, ठीक है, म्यू नॉट आई डैश आई स्क्वायर, ठीक है बिल्कुल। तो अब यहाँ से इस आर से ये आर कट गया, तो ये आ गया म्यू नॉट, सॉरी, ये आ गया बी बराबर म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर डिवाइड बाय टू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकल करके आ जाता है, म्यू नॉट आई आर अपॉन टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ओके बेटा, देखिए आराम से, क्या इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत लग रही है? मस्त है, एकदम शानदार है, बिल्कुल शानदार है सर। अब तीनों केस को एक बार फाइनली स्टडी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन के रूप में भी है बेटा, तो ये मत सोचना कि ये केवल बिहार बोर्ड के बच्चों के काम का है, नहीं, ये एक क्वेश्चन के रूप में भी है। ये त्रिज्या जो है, देखना अगर आप बाहर स्थित बिंदु पर देखते हो जहां स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, तो वहां पर वैल्यू कितनी होती है चुंबकीय क्षेत्र की? अभी आपने निकाला, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, याद रखना है इस बात को, ठीक। अगर आप सतह पे देखते हो तो सतह पे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, इसको आउट लिख दो, इसको सरफेस लिख दो, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई कैपिटल आर, ठीक है। अब तीसरा, अगर भीतर देखें तो भीतर कितना होगा इनसाइड, म्यू नॉट आई, अब यहां से वैल्यू देखो, म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब अगर अपन एक बेसिक ग्राफ बनाते हैं ऐसे, इस बार अपन लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऊपर, और इधर लेते हैं स्मॉल आर, तो ये पॉइंट हो गया सरफेस का जहां पे स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर इज लेस देन आर वाला पॉइंट हो गया, ये स्मॉल आर ग्रेटर देन आर वाला पॉइंट हो गया। तो कैसे रहेगा बेटा माहौल, देखो, लेस देन स्मॉल आर पे देखें तो यहां से आप देख पा रहे हो बी इनसाइड और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा, तो ऐसा ग्राफ आएगा। फिर सरफेस पे आकर के वैल्यू कितनी हो गई, सरफेस पे आके वैल्यू हो गई म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई कैपिटल आर, तो ये वैल्यू हो गई सरफेस की। फिर बाद में क्या हो रहा है, बाद में आउटसाइड में आर के वृत्त कमानुपाती है, तो बाद में आर के वृत्त कमानुपाती है, ऐसे, ठीक। ओके बेटा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताओ। आसान लग रहा होगा, ये टॉपिक है बेटा इसलिए बेलन लिया है अपन ने, ये टॉपिक है इसलिए बेलन लिया है। बढ़िया, चलिए आगे बढ़े।
अब हमारी हेडिंग होगी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल। एक इंपॉर्टेंट बोर्ड का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर धारावाही चालक पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल। चलो देखते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल। इंटरेस्टिंग है बहुत और आसान भी है। जैसे मान लो आपके सामने की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे, ये बच्चों तो देखते हैं। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक चालक तार है। मैंने पूरा नहीं बनाया, पूरा सर्किट बनाना पड़ेगा, इतना जरूरत नहीं है। ये एक चालक तार है और इस चालक तार की लंबाई मान लेते हैं L है। ये चालक तार, इसके अंदर से कुछ धारा भी जा रही है ना, और धारा मान लेते हैं इसमें से ऐसे जा रही है, I धारा जा रही है ऐसे। ठीक ठीक है सर। ये कितने एंगल पे रखा है? थीटा एंगल पे रखा हुआ है। अगर धारा इसके अंदर से जा रही है तो एक बात बताओ, इसमें जो आवेश वाहक है अंदर, अगर कोई पॉजिटिव आवेश वाहक Q में मान के चलूं तो जिस तरफ धारा जाती है उसके विपरीत जाते हैं इलेक्ट्रॉन और उसी डायरेक्शन में जाते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो मैं ये मान लेता हूं कि इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो Q है और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि भाई जिस डायरेक्शन में करंट जाती है प्लस चार्ज तो उसी डायरेक्शन में जाता है और माइनस चार्ज उसके अपोजिट जाता है। ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर तुम इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन ले लेना, बस एक बात का याद रखना, इलेक्ट्रॉन ऐसे अपोजिट होगा। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई भी आवेश वाहक किसी चालक में चलता है और ऑब्वियस सी बात है करंट फ्लो कर रही है, तो ऐसे यहाँ पे आपने कोई बैटरी तो लगाई रखी होगी, बिना बैटरी के तो कैसे करंट फ्लो करेगी। तो कोई आवेश वाहक अगर चलता है तो उसके जो औसत वेग है उसको अपन क्या बोलते हैं? थर्ड चैप्टर में याद करो। जब एक आवेश वाहक चलता है तो उसके औसत वेग को क्या बोलते हैं? जब एक आवेश वाहक चलता है तो उसके औसत वेग को क्या बोलते हैं? सर आवेश वाहक चलता है तो उसके औसत वेग को तो वीडी बोलते हैं। याद आ रहा है? वीडी। वीडी क्या होता है? अपवहन वेग। तो अपवहन वेग वीडी से गतिशील है। अब अगर कोई आवेश वाहक, अब भूल जाओ तार को, भूल जाओ सब कुछ, ये देखो, अगर कोई आवेश वाहक चुंबकीय क्षेत्र में चल रहा है, अगर कोई आवेश वाहक चुंबकीय क्षेत्र में चल रहा है तो क्या चुंबकीय क्षेत्र उस पर बल लगाता है? जी हां सर, बिल्कुल लगाता है।
तो वो बल कैसे लिखेंगे? आवेश Q पर चुंबकीय क्षेत्र का बल कैसे लिखेंगे? एक आवेश की बात कर रहा हूं, सब पे नहीं, केवल एक पे। सर इसका तो वही फॉर्मूला होगा ना, क्यू वी बी साइन थीटा, सिंपल। तो F बराबर क्यू वी क्या है, वी डी के बराबर, बी साइन थीटा। क्या थीटा ही है क्या? हाँ सर, आवेश वाहक ऐसे, ये एंगल ऐसे, थीटा ही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, शानदार। ये तो एक आवेश पे बल हुआ ना, ये तो एक आवेश पे बल हुआ ना। अगर आपको संपूर्ण चालक पे बल देखना है, अगर आपको संपूर्ण चालक पे बल देखना है तो कैसे देखोगे? संपूर्ण चालक पर बल होगा, संपूर्ण चालक पर बल आप कैसे देखोगे? तो संपूर्ण चालक पर बल होगा, ऐसे देख सकते हैं इसको कि एक चालक पे कितना बल लग रहा है। संपूर्ण चालक पे बल होगा एक आवेश वाहक पर बल, एक आवेश वाहक पर बल, एक आवेश वाहक पर बल गुणा चालक में कुल आवेश वाहकों की संख्या इनटू चालक में कुल आवेश वाहकों की संख्या, चालक में कुल आवेश वाहकों की संख्या। सही बात है सर, टोटल जो भी संख्या है उसमें उससे मल्टीप्लाई कर तो एक आवेश वाहक पे जो बल लग रहा है एन से निकल के आ जाएगा। अब इधर आओ, मान लेते हैं इस चालक की लंबाई L है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। मान लेते हैं चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल है, लंबाई L। यदि अपन ऐसा माने कि चालक के एकांक आयतन में, चालक के एकांक आयतन में आवेशों की संख्या स्मॉल n है, अपन ऐसा मान लेते हैं कि चालक के एकांक आयतन में, चालक के एकांक आयतन में आवेशों की संख्या कितनी है? स्मॉल n है। तो चालक का कुल आयतन कितना है? चालक का कुल आयतन कितना है? सर चालक तो एक बेलन है, बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या होती है? उसकी लंबाई, वो तो यहाँ पे एल है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? सर उसके गोलाकार भाग का क्षेत्रफल, वो तो यहाँ पे ए है, तो ए इंटू एल, सिंपल। तो चालक का कुल आयतन कितना हुआ? चालक का कुल आयतन हुआ ए इंटू एल। चालक का कुल आयतन कितना हुआ? चालक का कुल आयतन हुआ ए इंटू एल। क्या ये बात सही है? सही है। अब आप ये देखो, चालक का कुल आयतन इतना है, एकांक आयतन में आवेशों की संख्या n है, तो चालक में कुल आवेश कितना हुआ? एकांक आयतन में आवेशों की संख्या गुणा चालक का कुल आयतन, बस हो गया। चलो लिख लेते हैं। अब चालक में कुल आयतन कितना हुआ, या चालक में कुल आवेश वाहक कितने हुए? चालक में कुल आवेश वाहकों की संख्या कितनी हुई? चालक में कुल आवेश वाहकों की संख्या कितनी हुई? चालक में कुल आवेश वाहकों की संख्या कितनी हुई? चालक में कुल आवेश वाहकों की संख्या हुई n इंटू ए एल, n इंटू ए एल। ये हो गई कुल आवेश वाहकों की संख्या। अब संपूर्ण चालक पर बल कैसे देखोगे? आ जाओ। अब संपूर्ण चालक पर बल कैसे देख सकते हैं? अब संपूर्ण चालक पे बल F आप ऐसे लिख सकते हो, एक आवेश वाहक पर बल,
एक आवेश वाहक पर बल, इसको एफ डैश बोल लो, मान लो। तो एक आवेश वाहक पर बल, तो एक आवेश वाहक पर बल हो गया एफ डैश इनटू चालक में कुल आवेश वाहकों की संख्या। चालक में कुल आवेश वाहक कितने, n इंटू ए इंटू एल। तो चालक में कुल आवेश वाहकों की संख्या कितनी हो गई, n इंटू ए इंटू एल। क्या हम ऐसे नहीं लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे सर। एफ डैश कितना है बेटा, एक आवेश वाहक पे बल ये रहा सर, क्यू वी डी बी साइन थीटा, तो लिख दो क्यू वी डी बी, क्यू वी डी बी साइन थीटा। तो ये आपका एफ ऐसे आ गया, स्मॉल एफ डैश ऐसे आ गया, एन इंटू ए इंटू एल। अब एन क्यू एन ए वी डी साथ में लिख दो, एल इधर लिख दो, बी ऐसे लिख दो, साइन थीटा ऐसे लिख दो। अगर आवेश वाहक जनरली कौन होते हैं सर, आवेश वाहक तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर जनरली आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो Q की जगह E लिख सकता हूं, हाँ सर Q की जगह E लिख सकते हो। तो ये हो गया एन ई ए वी डी एल बी साइन थीटा। एक बात बताओ, तुम्हें थर्ड चैप्टर से कुछ याद आ रहा है क्या, क्या तुम्हारी धुंधली यादों में कुछ पढ़ा है क्या, क्या तुम्हें थर्ड चैप्टर से कुछ याद आ रहा है, एन ई ए वी डी को क्या बोलते हैं, एन ई ए वी डी को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। तो एफ बराबर क्या हो गया, आई एल बी साइन थीटा। इस हिसाब से देखें तो एफ बराबर हो गया आई एल क्रॉस बी। ये चालक के ऊपर बल आ गया। सर एल की डायरेक्शन क्या होगी, यार एल की डायरेक्शन तो वही होगी जो करंट की डायरेक्शन होती है। तो इसकी डायरेक्शन, इसकी दिशा धारा की दिशा ही होगी, इसकी दिशा धारा की दिशा ही होगी। डन। आराम से देख लो इसको, दर्शन कर लो इसके। 2 मिनट का ब्रेक है ना।
बेटा रेडी हैं एकदम आगे बढ़ने के लिए? चलिए बढ़ते हैं आगे। इस पर सवाल बेटा न्यूमेरिकल भी आ सकता है ना? आने को तो इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है और सवाल वैसे भी आ सकता है इस पर। चलो अब एक छोटी सी चीज समझते हैं, है ना? जैसे मान लो एक वायर, एक ऐसा कोई तार है, ऐसे करंट फ्लो कर रही है। आप इसके लिए एल का चुनाव कैसे करेंगे? ये सवाल होता है कि सर इसमें एल कैसे देखेंगे, ये तो ऐसे नाचता कूदता हुआ जा रहा है, तो इसमें एल कैसे डिसाइड करेंगे? तो एक तरीका बताता हूं। जैसे ऐसा कोई अनशंट वायर है, तो जहां से वो शुरू हो रहा है, ऐसे कोई अनशंट वायर है, जहां से वो शुरू हो रहा है और जहां पे वो खत्म हो रहा है, जहां से वो शुरू हो रहा है जहां पे वो खत्म हो रहा है, इनको ज्वाइन कर दो आप सीधा ऐसे। ये जो लाइन आ रही है, ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस आपका एल बनता है फॉर्मूले के हिसाब से। तो आई एल बी साइन थीटा में जो एल रखोगे ना आप, वो आप ये वाला एल रखते हो, वो आप ये वाला एल रखते हो। अब एक सवाल देता हूं, वो करो। देखो इस सवाल को, पढ़ो आराम से। जो मैंने कंसेप्ट में बताया कुछ कुछ उससे ही संबंधित है। सवाल ऐसा है कि आर त्रिज्या के एक चालक वृत्ताकार लूप में स्थायी धारा आर बह रही है, आई बह रही है। तो एक लूप है इस तरह का, और इसमें से ऐसे धारा बह रही है, ठीक है? ठीक है सर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, ओके। ठीक है, वो रखा है, मैं बना नहीं रहा बार बार, है ना? ऐसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे, चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत है, ठीक है। इस प्रकार रखा है कि जो इसका तल है ना, इसके लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र। अपन ने ऐसे बनाया है, लूप पे लगने वाला चुंबकीय बल बताना है। देखो लूप पे लगने वाला चुंबकीय बल का फॉर्मूला होगा आई एल बी साइन थीटा। मैंने आपको बताया था लेंथ कैसे लेते हैं, मैंने आपको बताया था लेंथ कैसे लेते हैं। मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि अगर आपका वायर ऐसा है, तो आप स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को जोड़ दोगे, वो आपका एल होगा। अब यहां पे आप कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट लेते हो कहीं पे भी, तो ये इसका एंडिंग पॉइंट भी वही हो गया, और जोड़ोगे तो एल का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। भाई रिंग का तो स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है, एंडिंग पॉइंट भी वही है, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? अब डायरेक्ट देखोगे तो कितना आ जाएगा? डिस्टेंस 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे एल का मान क्या है? 0 है। तो यहाँ पे एल का मान 0 है, तो ये हो जाएगा 0। तो ऐसे किसी लूप के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र कोई बल नहीं लगाता, तो ये आंसर आ जाएगा 0। तो इस प्रकार का थोड़ा टेक्निकल सवाल कभी आ जाए तो वो आपसे होना चाहिए। एक सवाल और करवा देता हूं, कल जो मैंने कंसेप्ट बताया था उसके ऊपर, ये रहा। अल्पांश धारा आइडियल के कारण आर दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने बताया था ना, ऐसे देखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इस तरीके से। अब अगर आपको ऊपर आर चाहिए तो नीचे आर क्यूब आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वेक्टर फॉर्म में मैंने आपको बताया था, आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये ऐसा हो जाएगा। तो डीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब कहाँ पे आ रहा है सर, ये रहा, डीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे सवाल मतलब आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि सवाल किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में उनको कैसे लिखना होता है। ठीक है, चलो और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, और अभी पहले अपन अपने थ्योरी पे वापस चलते हैं। अब जो थ्योरी अपन पढ़ने जा रहे हैं वो थ्योरी है दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। बड़ा आसान बट कंसेप्चुअल टॉपिक है, सुनना ध्यान से। दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, शुरू करें। लेट्स स्टार्ट। दो समांतर धारावाही चालक हैं आपके पास, इसमें करंट बह रही है I1 और इसमें से करंट बह रही है I2। ठीक है, इसमें से करंट बह रही है I1 और इसमें से करंट बह रही है I2, और इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है ना, मान लेते हैं इनके बीच में डिस्टेंस D है। ऐसा मान लो ये तार भी अनंत है, ये भी इधर से बहुत बड़ा है और ये भी इधर से भी बहुत बड़ा है, ये वायर इधर से भी बहुत बड़ा है, ये वायर इधर से भी बहुत बड़ा है। ठीक है, दोनों तरफ से अनंत है, बढ़िया, बीच का डिस्टेंस D है। अब हम ये देखते हैं कि इस वायर में से करंट बह रही है I, तो इसके कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसको बोल सकते हैं B1। तो B1 क्या है, तार एक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। सही बात है, सही बात है सर। ये जो धारा बह रही है I2, इसके कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। हाँ सर, ये बात भी सही है। तो इसके कारण यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र है मान लेते हैं वो B2 है। तो B2 क्या होगा, तार दो के कारण चुंबकीय क्षेत्र, है ना, तार दो के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परफेक्ट है, इसके कारण वहां चुंबकीय क्षेत्र, इसके कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। वैल्यू लिखें इसकी जरा थोड़ी सी। B1 कैसे लिखेंगे, इसके कारण वहां चुंबकीय क्षेत्र, आपको याद है फॉर्मूला कि भूल गए, अभी सिखाया आज ही। किसी चालक तार में धारा I बह रही है, उससे R डिस्टेंस पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है
म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, याद है? तो इसमें से करंट बह रही है I1, इससे d दूरी पर, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला कितना होगा? म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd। B2, चलो डायरेक्शन निकाल लें। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, याद है? करंट की डायरेक्शन में अंगूठा करते हैं, जिस पॉइंट पे चेक करना है उस पर उंगलियां कर देते हैं, ऐसे आती है डायरेक्शन, ठीक है? तो करंट की डायरेक्शन में आपने अंगूठा कर दिया, उंगलियां कर दी, जिस पॉइंट पे चेक करना है उधर चेक करना है ना, तो B1 की डायरेक्शन कहाँ आ रही है? अंदर। अंदर मतलब डायरेक्शन कैसे आ रही है? क्रॉस। तो इसकी डायरेक्शन कैसे आ रही है? क्रॉस। शानदार सर। B2 के लिए कैलकुलेट करें, B2 कितना होगा? इसके कारण इस वायर में जो करंट है, इस वायर की करंट के कारण यहां पे चुंबकीय क्षेत्र देखना है। इस वायर में जो करंट बह रही है, इस वायर की करंट के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र देखना है। तो इसमें करंट जा रही है ऐसे I2, उस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र देखना है। बाहर आ रहा है, तो यहां डायरेक्शन कैसे आ रही है? बाहर आ रही है। पहली बात, वैल्यू कितनी होगी? इसके कारण वहां पे म्यू नॉट I2 इंटू 2π, बीच की दूरी कितनी है? बीच की दूरी इसकी उसकी, यहां से कितनी दूरी पे देख रहे हो? d दूरी पर, तो ये आ जाएगा 2πd। तो B2 कैसे आ रहा है? यहां पे आ रहा है। बेटा दुनिया का सबसे आसान टॉपिक हो सकता है, परिणालिका थोड़ा रुक के करेंगे, पहले अभी ये कर रहे हैं। दुनिया का सबसे आसान टॉपिक हो सकता है अगर तुम मेरी पूरी बात को ध्यान से सुनो और इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो तो मेरा विनम्र निवेदन तुमसे यही है कि डिस्टर्ब होना, डिस्ट्रैक्ट होना बंद कर दो और फोकस करो पढ़ाई पे। इधर उधर चैंचैबाजी बिल्कुल नहीं, केवल पढ़ाई पे फोकस, और कुछ नहीं, ठीक है? चलो, इसमें करंट बह रही है, इसमें भी करंट बह रही है। इसमें जो करंट बह रही है, इसके कारण यहां पे चुंबकीय क्षेत्र B1 है। इसमें जो करंट बह रही है, उसके कारण यहां पे चुंबकीय क्षेत्र B2 है। B1 तार 1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र, B2 तार 2 के कारण चुंबकीय क्षेत्र। कैसे लिखते हैं? चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू करंट डिवाइड बाय 2π इंटू बीच की दूरी। तो म्यू नॉट I अपॉन 2πd, B1 लिख दिया। म्यू नॉट I2 2πd, B2 लिख दिया। डायरेक्शन कैसे देखते हैं? करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, पॉइंट जिस पॉइंट पे चेक करना है हथेली बताएगी। करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, जिस पॉइंट पे चेक करना है हथेली बताएगी। ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। बढ़िया बेटा। चलो, अब क्या करना है? अब अगर मैं आपसे बोलूं तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से सुनना। यहां पे आप एक चीज पढ़ रहे थे कि अगर एक वायर, एक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और उसमें करंट बह रही है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस पे बल लगाता है। और कितना बल लगाता है? ILB साइन थीटा के बराबर बल लगाता है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, इसको थोड़ी देर के लिए मैं छुपा लेता हूं, मैं सामने खड़ा हो जाता हूं ऐसे। अब देखो, वो जो वायर तुम्हारे सामने, मैं इसको छुपा लेता हूं, मैं इसको छुपा लेता हूं। अब ठीक है, छुपा दिख तो नहीं रहा? नहीं दिख रहा, ऐसे दिखाता हूं, अब नहीं दिखेगा। ये जो वायर है, इसमें करंट कितनी बह रही है? I2। किसके चुंबकीय क्षेत्र में रखा है? B1 में। तो B1 चुंबकीय क्षेत्र में ये तार रखा हुआ है, तो B1 चुंबकीय क्षेत्र इस तार पे क्या लगाएगा? बल लगाएगा। ये तो वही बात हो गई कि एक धारावाही चालक किसी और के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो किसी और का चुंबकीय क्षेत्र इस पे क्या लगाएगा? बल लगाएगा ना मेरे दोस्त। अब मैं इधर आ जाता हूं, इसको छुपा लेता हूं। छुपा लिया मैंने। अब इसको देखो, इसमें करंट कितनी बह रही है? I1। ये किस में रखा है? सर ये तो एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, B2 में। तो किसी और का चुंबकीय क्षेत्र B2 इसके ऊपर बल लगाएगा नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। मतलब इसका चुंबकीय क्षेत्र इस पे बल लगाएगा और इसका चुंबकीय क्षेत्र इस पे बल लगाएगा। तो दोनों का चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पे बल लगाने का काम करेगा। बेहतरीन टॉपिक है, प्यारा टॉपिक है अगर प्रेम से पढ़ा जाए तो। इस हिसाब से देखें तो F
F12 और F21 को डिफाइन करता हूं। F12 क्या होगा? तार 1 पर 2 के चुंबकीय क्षेत्र B2 के कारण बल, B2 के कारण बल। सिमिलरली F21 क्या होगा? तार 2 पर 1 के चुंबकीय क्षेत्र के कारण, 1 के चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण बल, B1 के कारण बल। क्लियर? चेक करो आराम से एक बार।
सॉरी बेटा, कुछ एकदम अर्जेंट काम आ गया था, सॉरी। चलो देखते हैं। मेरा मार्कर रह गया क्या? जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करें अब। ओके, तो क्या मेरे बच्चों ने इस बात को मेरी अनुपस्थिति में, 5 मिनट की अनुपस्थिति में समझ लिया कि इस वायर में जो करंट फ्लो कर रही है, इस वायर में जो करंट फ्लो कर रही है, इस धारावाही चालक पे बल लगेगा इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण, और इस धारावाही चालक पे बल लगेगा सामने वाले के चुंबकीय क्षेत्र के कारण। ये बात बेजिम बैठ गई, बढ़िया। फॉर्मूला लिखें। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, सुनना। धारावाही चालक, जैसे एक धारावाही चालक है आई, लेंथ एल का, जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पे रखा है, बल का फॉर्मूला होता है आई एल बी साइन थीटा। अब समझने की कोशिश करना इसमें कौन क्या है, इस फॉर्मूले में कौन क्या है, ध्यान से देखना। बेटा दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बैच ऑफ टोटल हिंदी मीडियम। तो अगर आपको 2 मिनट किसी रीजन से मिल रहे हैं ना मेरे कारण, मैं अगर अनुपस्थित हूं या कहीं किसी काम से गया हूं, तो उस 2 मिनट में सफिशिएंट कंटेंट रिवाइज करने के लिए, ठीक है? बढ़िया, चलो अब इधर आ जाओ। F12 की बात करते हैं। ये जो करंट है ना, ये करंट किसकी है? ये करंट है खुद की। तो F12 अपन इस तार की बात करें, तार 1 मैं लिख देता हूं यहां पे, तार 1 है और ये तार 2 है। तार वन पे बल देख रहे हो, तार 1 की करंट लेनी पड़ेगी, तो करंट लेंगे तार 1 की। मान लेते हैं इसकी लेंथ L है, लेंथ L। चुंबकीय क्षेत्र लेंगे सामने वाले का, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो बल लगा रहा है, इसके ऊपर जो बल लगा रहा है वो इसका चुंबकीय क्षेत्र लगा रहा है, B2 लगा रहा है। तो इस पे जो बल लगा रहा है वो ये इसका चुंबकीय क्षेत्र लगा रहा है। तो जब आप इसके ऊपर बल लिखोगे तो धारा इसकी लिखोगे, चुंबकीय क्षेत्र सामने वाले का लिखोगे। एंगल कैसे देखेंगे? साइन। चलो आई और बी के बीच का एंगल देखते हैं। I1 कैसे, करंट ऐसे बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र कहां पे? चुंबकीय क्षेत्र ऐसे सामने है, तो करंट ऊपर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र सामने, एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो यहां पे आ रहा है 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है? 1। तो फॉर्मूला क्या आ गया? आई इंटू एल इंटू बी टू, I1 इंटू एल टू इंटू बी टू। राइट, राइट सर। इधर देखें, इधर F21 लिख के देखें, तो इधर F21 लिख के देखें तो करंट दूसरे वाले की I2, ठीक है, लेंथ भी सी की मान लेते हैं सेम है, चुंबकीय क्षेत्र इसका नहीं, इसका चुंबकीय क्षेत्र इस पे खुद पे थोड़ी बल लगाएगा, सामने वाले का चुंबकीय क्षेत्र इस पे बल लगा रहा है, तो यहां आएगा B1। एंगल चेक करते हैं। चुंबकीय करंट है ऐसे, मतलब एल वेक्टर इस तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र कहां है सर? चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर की तरफ है, ये आगे करंट, अंदर चुंबकीय क्षेत्र, एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो यहां पे आ जाएगा साइन 90 डिग्री। तो I1 L इंटू बी टू, ये हो गया I2 L इंटू B1। चलो अब देखते हैं ऐसे, I1 इंटू एल इंटू बी टू को कैसे लिखेंगे? ये रहा सर, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी। तो ये आ रहा है म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी, ठीक है।
इधर I2 इंटू एल B1 का मान रखो, उधर से B1 का मान रखोगे तो B1 का मान आएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πd। ठीक ठीक सर। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो F12 कितना आ रहा है सर? आपका F12 आ रहा है म्यू नॉट I1 I2 L, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πd, 2πd। ठीक है सर। F21 कितना आ रहा है बेटा, चेक कर लो सर। F21 आ रहा है म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πd। सही है सर। तो यहां से F12 अपॉन L कितना हुआ, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, और यहां से F21 अपॉन L कितना हुआ, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम बल लगा रहे हैं। अब ये देखना है कि ये बल कैसे लगेगा। अब निकालेंगे इस बल की डायरेक्शन। क्या निकालेंगे अब निकालते हैं इस बल की डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे देखना। वैल्यू में तो बराबर है दोनों बल, डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना है, मैं बताया था ना, L क्रॉस आई, A क्रॉस B की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। आपको L वेक्टर से B वेक्टर की तरफ उंगलियां घुमानी होंगी, अंगूठा आपको बताएगा F वेक्टर की डायरेक्शन। तो F वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, आई होप इट्स क्लियर टू यू कि अगर A क्रॉस B में कभी भी डायरेक्शन निकालनी हो, जैसे ये आपको ऐसे दे रखा हो A क्रॉस B, और A क्रॉस B में कभी भी डायरेक्शन निकालनी हो तो A से B की तरफ उंगलियों को कर्ल करते हैं। A से B की तरफ जब उंगलियों को कर्ल करते हैं तो अंगूठा बताता है डायरेक्शन। इज इट राइट? तो सेम चीज यहाँ पे अपन बेटा करके देखते हैं। अगर सेम चीज आप यहाँ पे करेंगे तो I1 ऐसे है, ये रहा I1। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, चुंबकीय क्षेत्र सामने की तरफ है इस केस में, ये रहा चुंबकीय क्षेत्र। तो I से B की तरफ उंगलियों को घुमाओ, ये रही उंगलियां, सीधे हाथ की उंगलियों को I से B की तरफ ऐसे घुमाओ, सीधे हाथ की उंगलियों को I से B की तरफ ऐसे घुमाओ। तो सीधे हाथ की उंगलियों को I से B की तरफ घुमाओगे, अंगूठा बताएगा। तो अंगूठा अंदर की तरफ आ रहा है, अंगूठा अंगूठा अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब बल की जो दिशा आने वाली है वो ऐसे आने वाली है। ये आ रहा है F12, ये F12 की डायरेक्शन है। निकालना है डायरेक्शन, खुद से तय करो। ये कैसे निकालेंगे, I2 ऊपर की तरफ लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर की तरफ है ना इस केस में। तो करंट की डायरेक्शन में उंगलियां कर दो, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ घुमाओ, L क्रॉस B, L की डायरेक्शन वही होगी जो I की होती है, इधर आ रहा है। तो ऐसे आपका आ रहा है F21। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F21। ये F21 की डायरेक्शन है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो समांतर धारावाही चालकों में क्या होता है, आकर्षण होता है। समांतर धारावाही चालकों में क्या होता है, आकर्षण होता है। मतलब ये बात लिख सकता हूं यहां पे कि समांतर धारावाही चालकों में, समांतर धारावाही चालकों में क्या होता है, समांतर धारावाही चालकों में आकर्षण होता है। इस बात को अपन बोल सकते हैं कि समांतर धारावाही चालकों में आकर्षण होता है। तो ये दोनों फोर्स जो है वैल्यू में भले ही बराबर हो, पर अगर वेक्टर फॉर्म में जाओगे, वैल्यू में भले ही बराबर हो पर अगर आप वेक्टर फॉर्म में जाओगे तो ये एक दूसरे के अपोजिट फोर्स है। परिमाण में बराबर है पर ये दोनों फोर्स डायरेक्शन में एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो यस यू कैन से दैट कि दोनों फोर्स परिमाण में बराबर हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो F12 जो है आप कह सकते हो कि नेगेटिव ऑफ F21 के बराबर होगा। F12 नेगेटिव ऑफ F21 के बराबर
होगा। चलो अब थोड़ा सा डायरेक्शन की प्रैक्टिस कराने के लिए मैं आपको सवाल ऐसे करवाता हूँ, थोड़ा सा आपको फील भी आ जाएगा टॉपिक का और अच्छे से। जैसे ये धारावाही चालक ऐसे होते कि ये तार 1 होता, ये तार 2 होता, और इनके बीच में करंट की डायरेक्शन ऐसे होती कि इसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ I1 और इसमें करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ I2। तो एक बार अपनी कॉपी के अंदर इसके कारण यहां पे चुंबकीय क्षेत्र लिख करके देख लो, दिशा देख लो। इसके कारण यहां पे चुंबकीय क्षेत्र लिख करके देख लो, दिशा देख लो। फिर F12 F21 लिख करके देखो, करो डेरिवेशन। ये अगले पेज पे कर ले, इसको बेस्ट रहेगा ना। चलो करके देखो। करके देखो खुद से। चलो करते हैं। इसके कारण यहां पे चुंबकीय क्षेत्र, लेट्स सी, अगर ये डिस्टेंस d है तो कोई टेंशन नहीं है, सिंपल है बहुत। इसके कारण यहां पे चुंबकीय क्षेत्र B1 को ऐसे लिखा जाएगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd। B2 को ऐसे लिखा जाएगा, म्यू नॉट I2 अपॉन 2πd। डायरेक्शन चेक करना, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा जिस पॉइंट पे चेक करना है उसकी तरफ उंगलियां अंदर की तरफ आ रहा है, तो यहां डायरेक्शन है क्रॉस। अंगूठा करंट की तरफ, उंगलियां उस पॉइंट की तरफ आ रही है, अंदर आ रहा है, यहां भी डायरेक्शन है क्रॉस। तो दोनों तरफ डायरेक्शन क्रॉस है। क्या ये सही था आप लोगों का? क्या आपने दोनों तरफ की डायरेक्शन को क्रॉस ही लिया था? क्या आपके दोनों तरफ की डायरेक्शन क्रॉस ही निकल करके आ रही थी? क्या ये आप लोगों का सही था? क्या दोनों तरफ की डायरेक्शन क्रॉस ही निकल करके आ रही थी? क्या उसमें तो कोई घपला नहीं हो रहा था? देखो यार, अंगूठा उंगलियां अंदर, अंगूठा उंगलियां अंदर, अंदर ही तो है, तो बस सही है। चलो अब अपन इसके ऊपर इसके कारण बल देखते हैं। तो 1 के ऊपर 2 के कारण बल, करंट खुद की, चुंबकीय क्षेत्र सामने वाले का, एंगल तो वो 90 डिग्री बन रहा है। कैसे? करंट ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, 90 डिग्री है, ILB2 साइन 90 डिग्री। तो ये आ गया F12 बराबर I1LB2। B2 का मान पुट करोगे तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2πd। वैल्यू तो वही आ रही है, F12 बाय L की वैल्यू वही आ रही है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। अब तो अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। हाँ सर। अब F21 देखते हैं। जो बच्चे स्टार्टिंग में बोले समझ में नहीं आ रहा, अब आपको बेहतर आ रहा होगा। F21 की बात करें तो F21 में ILB करंट कहाँ है? नीचे है, जो भी है उससे मतलब नहीं, अपन तो वैल्यू लिख रहे हैं।
तो करंट आएगी खुद की चुंबकीय क्षेत्र सामने वाले का, लेंथ खुद की, साइन एंगल कितना है 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री क्यों है बेटा? वही करंट अंदर, चुंबकीय करंट ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, वही तो आएगा। तो यहां से F21 बराबर कितना होगा, I2 इंटू एल, B1 ये रहा म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd। चलिए, तो यहां से F21 अपॉन एल किसके बराबर होगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd के बराबर होगा। शानदार शानदार। डायरेक्शन निकालना बड़ा गेम था, उसको करते हैं। सर F/L क्यों लिया? ऐसे ही एकांक लंबाई पे बल देख लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी लंबाई अलग हो तो भी बात वही होगी, एकांक लंबाई पे तो एक दूसरे पे बराबर बल ही लगाएंगे, ऐसा है, इसलिए नीचे एल ले आते हैं। एकांक लंबाई पे बल, ये क्या देखते हैं अपन, एकांक लंबाई पे बल, ये ऐसे देख लेते हैं, एकांक लंबाई पर बल, एकांक लंबाई पे बल, ठीक है, एकांक लंबाई पर बल। चलो बढ़े आगे, अब देखते हैं। ये करंट ऐसे है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर की तरफ है, तो करंट ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर की तरफ है। अब आपको आई एल क्रॉस बी करना है ना भाई, बल की दिशा कैसे निकालते हैं, आई एल क्रॉस बी से निकालते हैं, तो वैसे निकालेंगे, एल की डायरेक्शन में अपन करंट कर देंगे, तो एल क्रॉस बी, करंट ऐसे ऊपर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, ऐसे, तो डायरेक्शन आएगी ऐसे। ये फोर्स आएगा 1 पे 2 के कारण। क्या आप लोगों का भी ऐसे ही आया था बेटा? करंट की डायरेक्शन नीचे, करंट ऐसे नीचे, चुंबकीय क्षेत्र अंदर इस तरीके से, तो यूं उधर आ रही है फोर्स की डायरेक्शन, तो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है ऐसे, ये आ रही है फोर्स की डायरेक्शन इस तरीके से, ठीक है। सामने वाले की मैग्नेटिक फील्ड है ना, यही तो समझा रहा था मुन्ना त्रिपाठी, यही तो समझा रहा था कि इसके ऊपर बल इसकी खुद का चुंबकीय क्षेत्र कैसे लगाएगा। मेरा चुंबकीय क्षेत्र मुझ पे खुद पे थोड़ी बल लगाएगा, सामने वाले का चुंबकीय क्षेत्र मुझ पे बल लगाएगा, ये वाली बात है। डन, बस B1 B2 के मान रख दिए, हो गया। ओके बेटा, अब आप यहां भी यही बात बोल सकते हो कि है तो अपोजिट ही एक दूसरे पे, बराबर बल लगा रहे हैं बट लगा तो अपोजिट रहे हैं, तो यहां भी F12 और F21 है तो बराबर वैल्यू में, पर वेक्टर साइन पे आ जाओगे तो एक दूसरे के ऋणात्मक बल लगा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया? बढ़िया। अब अगले सेशन में अपन इस चैप्टर के बचे कुछ टॉपिक्स करेंगे। पहले गैलोमीटर फिनिश करेंगे, फिर गैलोमीटर मतलब कुंडली के ऊपर बलाघूर्ण, फिर चल कुंडली गैलोमीटर, फिर गैलोमीटर का वोल्टमीटर में बदलाव, फिर एमीटर में बदलाव, फिर परिनालिका वाला टॉपिक एक बिहार बोर्ड के वो, तो ये 5 एक टॉपिक जो है ये लास्ट सेशन में फिनिश होंगे, और फिर ये चैप्टर थ्योरी वाइज फिनिश होगा, फिर इसके क्वेश्चंस की बात होगी, ठीक है। और जैसे हम लोग, क्लियर है बेटा? तो ये सेशन नंबर आपके 4 तक की डिटेल मैंने आपको दी। अब जैसे आपको पता है कि जैसे अपन इलेक्ट्रिक करंट के सेशन ले रहे थे ना, 4 से 5 लेकर के अपन क्वेश्चंस कर रहे थे, वैसे ही अपन एक टाइम फिक्स कर लेंगे डेली कि 4 से 5 तक के टाइम में जब जब हमें समय मिलेगा हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि चैप्टर हो गया तो बस वहीं खत्म हो गया, नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ 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 चलती रहेगी। ओके, तो कल आपकी क्लास के साथ में, कल जो भी क्लास होगी 4 बजे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होगा इस चैप्टर का, तो वो चलता रहेगा, पहले कभी करंट, कभी ये, कभी फर्स्ट चैप्टर, ऐसे अपन एक जनरल क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेते रहेंगे, और वो आपके रफ्तार के कंटेंट में ऐड होता रहेगा, सो दैट एग्जाम तक एक अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स आप मेरे साथ मिल करके कर लोगे, ठीक है। चलो बेटा।